Hey guys, my name is Anuradha. Welcome to our channel GK Guidance and Knowledge. Happy morning to all of you. आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ LGBTQ कम्युनिटी के लिए। इनके साथ वैसे भी काफ़ी ज़्यादा अत्याचार देखने को मिलता है, और उससे रिलेटेड आज हम बात करते हैं। कुछ फ़ायदे पहुंचाने की बात हो रही है इनको, और ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली गवर्नमेंट ने बोला है कि उनको सेम सेक्स मैरिज है उसको अलाउ नहीं करना चाहिए, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, LGBTQ कम्युनिटी को ज़रूरत है किसकी? एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ की, ताकि उनको एम्पावर किया जा सके और उनकी लाइफ को प्रोडक्टिव बनाया जा सके, और रिलेशंस को भी उनके रिस्पेक्टिव में उनकी जो जेंडर की आइडेंटिटी है और सेक्सुअल ओरिएंटेशन है उसके रिगार्डिंग। तो इसके ऊपर हमें कमेंट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बताएंगे कि LGBTQ कम्युनिटी है क्या, हम इसकी फुल फॉर्म बताएंगे। फिर हम बताएंगे कि करंट में क्या चल रहा है, और फिर गवर्नमेंट है उसको अलाउ क्यों नहीं करना चाहती है। उसके बाद में बताएंगे हमें इसकी ज़रूरत क्या है, जो एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ है उसकी हमें क्या ज़रूरत है उसके बारे में भी बताएंगे, और साथ में मेजर्स क्या क्या लेने चाहिए वो भी, और फाइनली हम कंक्लूजन के साथ ख़त्म करेंगे। फिर आप मेजर्स के अंदर भी इंक्लूड कर सकते हैं हम अपने खुद के कमेंट को, या फिर इन कंक्लूजन में भी इंक्लूड कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का सिग्निफिकेंस क्या है। ये जीएस पेपर 1 के अंदर इंडियन सोसाइटी और सोशल एम्पावरमेंट की हेडिंग के अंदर पूछा जा सकता है। जीएस पेपर 2 के अंदर किस में पूछा जा सकता है, जो इश्यू रिलेटेड है ट्रांसजेंडर से, और जो जजमेंट और केसेस हैं उसके अंदर भी पूछा जा सकता है। तो हम इंट्रोडक्शन क्या दे सकते हैं। LGBTQ कम्युनिटी एक एक्रोनियम है, जिसके अंदर L मीन्स लेस्बियन, G मीन्स गे, B मीन्स बायोसेक्सुअल, T मीन्स ट्रांसजेंडर, एंड Q मीन्स क्यूर और क्वेश्चनिंग। पास्ट से ही देखने को मिलता है कि जो LGBTQ कम्युनिटी है वो काफ़ी सारा डिस्क्रिमिनेशन, अब्यूज़, हैरेसमेंट, और उनको फोर्स किया जाता है कि वो ऐसी हज़ारत कंडीशंस के अंदर रहें बिना किसी डिग्निटी के, और ना ही उनको रिस्पेक्ट दी जाती है, और पीपल लोग उनको एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं, सोसाइटी का पार्ट भी नहीं मानते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनको रिकॉग्नाइज़ किया है एक थर्ड जेंडर के रूप में, और किसके अंदर जो केस था, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस के अंदर इनको थर्ड जेंडर का स्टेटस दिया गया था। लेकिन अब क्या हुआ है, एक नया इशू उठ खड़ा हुआ है कि उनको सेम सेक्स मैरिज करने देनी चाहिए या नहीं, जो कि अपोज किया गया है किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर। उन्होंने कहा है कि बायोलॉजिकल मैन और बायोलॉजिकल वुमन ही प्रोड्यूस कर पाते हैं एक बच्चे को, और अगर हम सेम सेक्स मैरिज को अलाउ करेंगे तो ये प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। गवर्नमेंट क्यों डिनाई कर रही है उसके बारे में देख लेते हैं हम। सेम सेक्स मैरिज है वो इम्पैक्ट डाल सकती है बुरा हमारी सोसाइटी के ऊपर, ये हमारी पॉपुलेशन को भी डिक्रीज़ कर सकती है, ये हमारी कल्चर को, जो इंडियन कल्चर है उसको भी हैम्पर कर सकती है, ये बैड इम्पैक्ट डाल सकती है। जो चाइल्ड हम अडोप्ट करते हैं, जो चाइल्ड अडोप्ट किया जाता है, मान लो इन दोनों ने शादी कर ली, दो सेम सेक्स के लोगों ने मैरिज कर ली, फिर एक बच्चे को अडोप्ट किया, और उसकी वजह से उस बच्चे के माइंड के अंदर मेंटल डिस्टर्ब होने लगा, वो उसके मेंटल डिप्रेशन देखने को मिला, और कंफ्यूज होने लगा वो अपने पेरेंट्स के बीच में, बिकॉज दोनों का ही सेम सेक्स है, तो किसे पापा बुलाए किसे मम्मी बुलाए। वैसे मेरे पर्सनल ओपिनियन में ये इतना बड़ा इशू है नहीं, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों के माइंड के ऊपर इसका असर पड़ सकता है, तो उसको भी एक आधार बनाया गया है। फिर किसी भी इंटरफेरेंस की वजह से जो मैरिज एक्ट है इंडिया के अंदर, उसकी वजह से जो हमारी सोसाइटी है उसके अंदर हैवॉक क्रिएट हो सकता है। फिर एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ की ज़रूरत क्यों है। होमोसेक्सुअलिटी एक टैबू है आज के टाइम पे भी हमारी सोसाइटी के अंदर, जबकि हम 2021 के अंदर रह रहे हैं, जो 21वीं सदी बोलते हैं उसके अंदर रह रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी सोसाइटी के अंदर आज अभी भी बहुत सारे स्टिग्मा है। इसकी वजह से इन्होंने काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन फेस किया है, और इसी बेसिस पे फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 16(2) के अंदर, जिसके अंदर बोला गया है कि कोई भी व्यक्ति इस बेस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता है कि उसका सेक्स क्या है, उसकी रेस क्या है, उसका कलर क्या है, किसकी कास्ट क्या है, ये सब मायने नहीं रखते हैं हमारे लिए। इसका भी वायलेशन होता है, इसकी वजह से भी इस एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ की ज़रूरत है। हमें राइट टू जो प्राइवेसी है एक व्यक्ति की, आर्टिकल 21 के अंदर जो राइट टू लाइफ है, KS पुट्टास्वामी केस 2014 के अंदर हुआ था, उसके अंदर दी गई थी, उसको अपहेल्ड करने के लिए भी इस लॉ की ज़रूरत है। उनके पास आइडेंटिटी की भी कमी होती है, बिकॉज उनको उनकी फैमिली साइडलाइन कर देती है कि वो अकेले रहें, उनके साथ वो नहीं रहती हैं। लिमिटेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी देखने को मिलती हैं, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती हैं ट्रांसजेंडर के लिए। फिर इनके लिए
जैसे मैन के लिए, वुमेन के लिए अलग अलग टॉयलेट्स होते हैं, इनके लिए कोई टॉयलेट नहीं होता है, इनको उनका ही टॉयलेट यूज़ करना होता है। तो इसकी भी उनको कमी देखने को मिलती है पब्लिक स्पेस के अंदर। फिर उनको डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है स्कूल के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, वर्क प्लेस पे, हॉस्पिटल के अंदर, कल्चरल के अंदर, जो कल्चरल प्लेसेस हैं जैसे कि टेम्पल हैं, मस्जिद हैं, इन सब के अंदर कुछ डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड डाटा भी देख लेंगे हम। ये देख लेते हैं हम 60% जो बुलिंग है, जो हमारे बच्चे हैं हाई और मिडिल स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं, वो अगर ट्रांसजेंडर हैं तो उनके साथ बुलिंग की जाती है। वैसे तो जनरली सभी के साथ की जाती है, लेकिन उनके साथ कुछ ज़्यादा ही की जाती है। 43% सेक्शुअल हैरेसमेंट भी देखने को मिलती है प्राइमरी स्कूल के अंदर ही। 18% है वो रिपोर्ट किए जाते हैं स्कूल के अथॉरिटीज़ को। 70% ऐसे हैं जो सफ़र करते हैं, एंजाइटी हो जाती है उनके अंदर, डिप्रेशन भी देखने को मिलता है और उनका फोकस है स्टडीज़ से वो हट जाता है। 33% ऐसे बच्चे हैं जो कि स्कूल से ही ड्रॉप आउट हो जाते हैं। फिर देख लेते हैं काफ़ी सारे इनिशिएटिव भी लिए गए हैं इनके वेलफेयर के लिए। वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें आइडेंटिटी प्रोवाइड की है ट्रांसजेंडर की, एलिमिनेट किया है आर्टिकल 377 जिसके अंदर होमोसेक्सुअलिटी को क्रिमिनलाइज किया गया था, लेकिन इसे डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया है नवतेज सिंह जौहर के केस के अंदर। फिर अम्ब्रेला स्कीम है, इनको प्रोवाइड की जाएगी, उसके अंदर मॉनेटरी बेनिफिट्स दिए जाते हैं उनकी फैमिलीज़ को, ताकि ट्रांसजेंडर चिल्ड्रन है उनको एक साथ रखा जा सके। सिक्योरिटी स्कीम ये भी लॉन्च की गई है ताकि प्रमोट किया जा सके ट्रांसजेंडर को, उनकी इक्वालिटी और उनको जस्टिस प्रोवाइड करवाने के लिए। फिर ग्रामीण गृह ये प्रोवाइड करवाते हैं उन्हें शेल्टर होम। फिर 31 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे। उसके बाद में स्टेप क्या क्या लेने की ज़रूरत है, हमें रिमूव करना होगा जो सोसाइटी के अंदर LGBTQ कम्युनिटी के रिलेटेड स्टिग्मा देखने को मिलता है, उसको भी हमें अवेयरनेस फैलानी होगी और उनके लिए सेंसिटिविटी क्रिएट करनी होगी। हम क्या कर सकते हैं उसके लिए, हम स्टेज प्रोग्राम्स, सोशल मीडिया, मूवीज़, शॉर्ट फिल्म्स, इनकी हेल्प ले सकते हैं इस काम को करने के लिए। 2015 के अंदर आयरलैंड है, वो पहले ऐसी कंट्री बनी थी जिसने लीगलाइज किया था मैरिज को, गे की मैरिज को। और इसी साल जो US का सुप्रीम कोर्ट है उसने भी सेम सेक्स मैरिज को लीगल कर दिया था। फिर हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवानी चाहिए LGBTQ कम्युनिटी को। फिर हमें उनके लिए सीट्स भी रिजर्व करनी चाहिए, जैसे कि वुमेन के लिए सीट्स रिजर्व होती हैं वैसे उनके लिए भी करनी चाहिए, ताकि उनकी एक्सेस को बढ़ाया जा सके वेलफेयर स्कीम्स के लिए और काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ों के लिए, जैसे कि हम उनका एजुकेशन के अंदर, हेल्थ के अंदर इनको सपोर्ट किया जा सके। फिर क्या है, नीड क्या है हमारी, जो सोशल इंक्लूजन करने की ज़रूरत है LGBTQ कम्युनिटी की, और उनकी फैमिली को भी इंकरेज करने की ज़रूरत है ताकि उनका साथ दिया जा सके। फिर कंक्लूजन क्या दे सकते हैं हम, इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है जिसके पास 2.5 मिलियन गे पॉपुलेशन है। ये डेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोवाइड करवाया गया है। वैसे तो कोई ऑथोराइज डेटा है नहीं इससे रिलेटेड, लेकिन ये 2012 के अंदर केस हुआ था, तो उससे रिलेटेड LGBTQ कम्युनिटी से रिलेटेड हमने जो गवर्नमेंट है उसने ये डाटा सबमिट किया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो उसको हम मान सकते हैं। जैसे कि हर व्यक्ति सोसाइटी के अंदर रहता है, उसको राइट है कि वो अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जिए, अपनी चॉइसेस पे जिए, वैसे ही हमें इनकी ज़रूरतों को भी समझने की ज़रूरत है। और जैसे कि 29 कंट्रीज़ हैं पूरी दुनिया के अंदर जिन्होंने सेम सेक्स मैरिज को अलाउ किया है, इंडिया को भी अपनी थिंकिंग को थोड़ा बढ़ाना होगा और सिमिलर स्टेप उठाने की ज़रूरत है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके जो इंटरव्यू है उसके अंदर भी पूछे जा सकते हैं डायरेक्टली।